नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और अब वहाँ पे नई फिल्म की पटकथा लिखी जा रही है। 1 दिसंबर को संभवतः उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके मंत्रिमंडल में किसको क्या जगह मिलेगी, अब इस पर मशक्कत होगी। स्वाभाविक सी बात है कि 3 दलों की जब सरकार बन रही है तो पोर्टफोलियो को लेकर के और मिनिस्टर्स को लेकर के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर के थोड़ी बहुत तो खींचतान होगी। लेकिन चूंकि तीनों ने साथ मिलकर संघर्ष किया है, इसलिए कम से कम अब पोर्टफोलियो को लेकर के तो वो आपस में नहीं भिड़ेंगे, फिलहाल नहीं भिड़ेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जो अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौजूदा राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य हैं। उनका मुकाबला पुराने चाणक्य यानी कि शरद पवार से हुआ। उसमें बाजी एक बार बूढ़े शरद पवार के हाथ लगी। ये अमित शाह की जो पूरा रिजिम है, जिसमें कि वो प्रभावी होकर के कंट्रोल कर रहे हैं, चौथी हार मानी जा रही है। कहाँ पे रणनीति बनाने में चूक हुई? क्या महाराष्ट्र इकाई से कोई गलत जानकारी मिली थी, या अजीत पवार के बारे में वो ओवर असेस कर गए कि उनके साथ इतने विधायक आ जाएंगे? कैसे ये चूक हुई? खैर, उसका विश्लेषण तो खुद करेंगे, इतनी बड़ी पार्टी कर ही रही होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का ऐलान किया, वो उसे अच्छे नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि जब दिख रहा है कि हमारे साथ संख्या बल नहीं है तो फिर फ्लोर टेस्ट क्यों? ये बात अलग है कि रात को, यानी कि 22 तारीख की रात और 23 तारीख के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो भी एक तरह से डेमोक्रेसी का हाईजैक था और गवर्नमेंट एट मिडनाइट याद रहेगी। पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये तो सबके सामने है, सब चर्चे में है। इसके पहले 2018 में कर्नाटक का मसला हुआ था, जिसमें 17 मई 2018 को जो है येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ वहाँ के राज्यपाल वजुभाई ने दिला दी थी। सदस्यों की संख्या, विधायकों की संख्या 104 थी, चाहिए थी कम से कम 112, और शपथ दिला दी। विपक्ष चला गया सुप्रीम कोर्ट में, रात को सुनवाई हुई, 24 घंटे का टाइम मिला, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ ये सबको पता है कि जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें 37 विधायकों वाली पार्टी के नेता कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, और 78 और बाद में जो सीटें 80 के आसपास हो गई थी वो कांग्रेस जो है मंत्री बन के संतोष की। लेकिन ये प्रयोग 1 साल भी नहीं चला। वहाँ पे भी माना जाता है कि चाणक्य चूक गए थे। येदियुरप्पा ने, चाहे कर्नाटक की इकाई ने जो भी जानकारी दी थी वो ठीक नहीं थी। वहाँ पे भी ये माना गया कि राज्यपाल ने पद का दुरुपयोग किया, एक पार्टी के लिए काम किया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिला कि आपको 24 घंटे में बहुमत साबित करना है, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पहले राज्यपाल ने 14 दिन का टाइम दिया था, 14-15 दिन का। अब आते हैं वो तीसरी घटना, मतलब वहाँ पे कब चुके थे। तीसरी घटना आपको याद है 2017 का राज्यसभा चुनाव, जब गुजरात का राज्यसभा चुनाव चल रहा था। खुद अमित शाह और स्मृति ईरानी वहाँ से राज्यसभा के उम्मीदवार थे, ये दोनों तो जीत गए थे। लेकिन जो तीसरी सीट थी, जिसमें कि एक तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से बलवंत राजपूत, और बीजेपी ने उसके लिए ऐसी चाक चौबंद रणनीति बनाई थी, किसी तरीके से अहमद पटेल को हराना है, और इधर से कांग्रेस ने पूरे साधन झोंक दिए थे, किसी तरह से अहमद पटेल को जिताना है। यदि अहमद पटेल वो चुनाव हार जाते तो कांग्रेस की बहुत बड़ी शिकस्त मानी जाती। दोनों पार्टियों ने इसके लिए अपने पूरे साधन झोंक दिए थे, और ऐसा लग रहा था, पहली बार ही ऐसा हुआ था कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर के इतनी सुर्खियां बन रही थी, पूरे मीडिया का ध्यान उसी तरफ था। और एक समय तो ऐसा है जैसे लगा कि अहमद पटेल चुनाव हार गए। अब पूरे मामले में हुआ क्या था कि कांग्रेस के 2 बागी विधायक हो गए थे और बीजेपी ने उनको सेट कर लिया था। लेकिन दोनों ने अपना वोट डालने के बाद बीजेपी के एक नेता को बैलेट दिखा दिया, जबकि राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से। इस पर कांग्रेस ने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि दोनों ने वोट की गोपनीयता का उल्लंघन किया है, लिहाजा कांग्रेस चुनाव आयोग पहुँच गई, बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुँच गई। वोटों की गिनती रुक गई। आधी रात दोनों दलों के नेता चुनाव आयोग में मशक्कत करते रहे, इधर उधर भाग दौड़ करते रहे। आखिर में चुनाव आयोग ने ये फैसला किया, चूंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और लगा कि मामला कोर्ट में चला जाएगा,
तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि दोनों विधायकों के वोट खारिज कर दिए और फिर अहमद पटेल चुनाव जीत गए। राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए थे, बलवंत राजपूत। और इस तरीके से उस मामले में जो है शिकस्त मिली थी और निर्वाचन आयोग ने जिन दो बागी विधायकों का भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के मतों को रद्द किया था, तो वहाँ पे अहमद पटेल जब जीत गए तो इसे माना गया कि चाणक्य यानी कि अमित शाह की हार है। ये तीसरी चूक थी जिसमें कि मतलब आप इतना आगे निकल गए, इतना साधन झोंक दिए और बाद में जो है शिकस्त मिली। अब बात आ रही है, देखिए ना हम गोवा का जिक्र कर रहे हैं, ना मेघालय के, ना मणिपुर की। वहाँ पे कांग्रेस ने चूक किया था। गोवा में तो क्लेम ही नहीं कर पाई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी उन्होंने क्लेम नहीं किया सरकार बनाने के लिए। तो राज्यपाल का ये तक सही था कि आपने तो क्लेम ही नहीं किया। और भी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ऐसे प्रयोग हुए, चूँकि वहाँ पे छोटे क्षेत्रीय दल है तो उनको मिला करके इन्होंने सरकार बना ली। तो उसका जिक्र अभी इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे राज्यों का मसला था, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल था, वो चूक रहा था। लेकिन आपको उत्तराखंड याद होगा, चारों घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं कि 2016, 17, 18 और 19। आपको उत्तराखंड याद होगा। उत्तराखंड में क्या हुआ था कि 2016 में बीजेपी के 2016 में हुआ क्या था कि वहाँ पे हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस के कुल 35 विधायक थे और उसमें से 9 ने जो हरीश रावत थे उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके बाद सरकार के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और बाकी विधायकों को मनाने की कोशिश होती है, वो नहीं माने। इसी बीच राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी और संवैधानिक तंत्र काम नहीं कर रहा है। और उस समय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। कैबिनेट ने जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर हुआ कि इसे कांग्रेस ने लोकतंत्र का हत्या करार दिया। आपको ये भी याद होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, उसके बाद से 2016 उत्तराखंड वाला एक ऐसा कह सकते हैं घटनाक्रम था जिसमें कि पहली बार मोदी सरकार और अमित शाह कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आए थे कि संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है और इस तरीके से जनतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जो है बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बहुत उत्तराखंड का मसला हाईलाइट हुआ। फिर हुआ कि पार्टी ने हाई कोर्ट में राष्ट्रपति शासन को चुनौती दे दी, कांग्रेस चली गई। हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहरा दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। आखिरकार हरीश रावत सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। कुल वैध 61 मतों में से उसे 23 मत मिले थे और इस तरह से हरीश सरकार के पक्ष में ये फैसला आया और सुबह में हरीश रावत सरकार बहाल हो गई, राष्ट्रपति शासन हट गया। तो इसमें भी मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी और चाणक्य कहीं ना कहीं जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो फेल हुए। तो महाराष्ट्र में ये चौथी बार ऐसा हुआ, जैसा कि जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने कहा भी जब होटल में 162 विधायकों की परेड कराई गई उस अवसर पर कि ये गोवा नहीं, ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी का राज है, ये राज्य है। तो अब ये ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी के स्थानीय इकाई से, केंद्रीय नेतृत्व से ये चूक हुई या अजीत पवार को लेकर के गलत असेसमेंट हुआ कि अजीत पवार के साथ इतने विधायक आ जाएंगे। आखिरकार ये कैसे संभव है कि जो विधायक अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन रहे हैं और जिसके लिए उनका सिग्नेचर कराया जा रहा है, वही सिग्नेचर वाला जो भी सीट है वो राज्यपाल को दे दी जाए और राज्यपाल उसको मान लें कि हाँ इतने विधायकों के साथ अजीत पवार जो है अब बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ दिला दी जाए। और सब कुछ ये हुआ रात में, राष्ट्रपति शासन हटा, राज्यपाल की सिफारिश गई, उसके बाद सुबह सुबह सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। सारे अखबारों की लीड जो है बनी थी कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे अगले महाराष्ट्र के, क्योंकि उसके एक दिन पहले यानी कि 23 तारीख को जो कुछ हुआ, 22 तारीख को ये तीनों दलों में सहमति बन गई थी कि अब जो है वो दावा पेश करेंगे। संभवतः इसी आशंका में जो है जल्दीबाजी में रात को ये सब हुआ था। 70 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि रात को ये सब हो और चुपके चुपके सरकार को शपथ दिलाई जाए। सरकार का शपथ तो एक ऐसा कार्यक्रम होता है कि सबको ढोल नगाड़ा बजा करके किया जाता है। बहरहाल हुआ वही जिसकी आशंका थी। जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक मामला चला। उसके बाद जो फैसला आया उसमें कहा गया कि 27 तारीख की शाम 5 बजे तक अपना बहुमत साबित कीजिए।
बहुमत साबित करने के लिए चूंकि संख्या बल नहीं था। इस बीच एनसीपी ने जो जोर लगाया, या कह सकते हैं कि जो एनसीपी के चाणक्य हैं या महाराष्ट्र के चाणक्य हैं, महाराष्ट्र का भी चाणक्य कह सकते हैं चूँकि महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पकड़ है, शरद पवार, उन्होंने एक बार फिर बुढ़ापे में ये साबित किया कि वो चाणक्य हैं। विधायकों को उन्होंने एक कर लिया, अजीत पवार के पाले से उनको खींच लाए। अब अजीत पवार के पास दो तरह का दबाव हो गया। एक हो गया पारिवारिक दबाव, चूँकि अजीत पवार जो है शरद पवार के भतीजे हैं, तो पूरा परिवार जो है उनको बनाने में जुटा था, रिश्तेदार नातेदार सब कोई। और दूसरी तरफ ये हो गया कि यदि आप अकेले साथ चले भी गए तो जाने से क्या होगा, क्योंकि आपके साथ विधायक तो है नहीं, फिर फडणवीस सरकार तो बचेगी नहीं। जो भी हो, अजीत पवार ने अपना उसमें दिमाग लगाया, सोचा विचारा और अंततः इस्तीफा दे दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। और अब वहाँ का अभी तक का एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक घटनाक्रम का जो है जो शुरू हुआ था लोकतंत्र के पे एक बदमा दाग की तरह, जिस तरीके से कह सकते हैं, या अधिकारों के दुरुपयोग, वो जो है उसका पट्टाछेप हो गया। अब जो है शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विधायक दल की बैठक में, संयुक्त विधायक दल की बैठक में जो है इनको उद्धव ठाकरे को नेता चुन लिया गया और ये राज्यपाल के पास क्लेम भी करेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को शपथ लेंगे। तो इस तरह से पूरा एनालिसिस करेंगे तो चौथी बार चाणक्य चुके हैं और ये जो चूक है वो बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि लग रही है रहा है कि उत्तराखंड वाले में या तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट मामला हुआ था, कर्नाटक वाला भी हुआ था और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि रात में ही पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। देखते हैं और आगे क्या क्या होता है, राजनीति कौन कौन सी करवट लेती है, सरकार बन रही है तो कितने दिन चलेगी, नहीं चलेगी, खींचतान होगा। कहा जा रहा है कि गठबंधन अगले 50 साल के लिए बना है तो अगले बहुत सालों तक चलेगा, चूँकि बेमेल गठबंधन माना जा रहा है, इसलिए सवाल सरकार को लेकर के भी उठ रहा है कि सरकार कितनी देर चलेगी। उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से अपने पिता बाला साहब ठाकरे के साथ राजनीति के दाव पेच और गुर सीखे हैं, लेकिन सत्ता का उनका अनुभव नहीं है चलाने का, और वो भी 3 दलों के नेताओं को साथ में लेकर के चलना है। लेकर के चलने में कितना सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए, इसमें और कुछ अपडेट मिलेगा तो हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।